वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट हमारे पास है, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी जो हमारे पास यहाँ गिवन ऑप्शन में वेव्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वेव की जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास ट्रांसफ़र वेव और दूसरी हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसफ़र वेव्स में क्या होता है, हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन अगर हमारे पास इस तरह से है तो वो मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन जो वो मूव करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में जो वेव प्रोपगेट कर रही है या ट्रैवल कर रही है। जबकि दूसरी वेव हमारे पास वो टाइप की होती है जिसमें हमारे पास तो वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल की मोशन जो है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र वेव। जबकि ऐसी वेव वेव बेसिकली किसी भी मीडियम के अंदर पैदा होने वाले डिस्टर्बेंस को कहते हैं। तो ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल जो वो बैक एंड फोर्थ हों अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जो प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर्थ जो मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जो स्लंकी है उसको दिखाया है कि उसके अंदर यहाँ पर वो जगह जहाँ पर एक दूसरे के लूप जो वो करीब करीब हैं, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन है। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल की जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में जो है वो वेव प्रोपगेट कर रही होती है या ट्रैवल कर रही होती है। तो इस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब इस हवाले से मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर मैं एक टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर बुक का है 21। यहाँ पर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव के हवाले से बताया गया है कि यानी जो साउंड वेव हमारे पास होती हैं उनकी नेचर जो है वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक हमारे पास एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास एयर्स की जो है वो लेयर्स हैं। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, उन एयर्स की लेयर्स को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और इसी तरीके से जब वो ये अपनी मेन पोजीशन बी की तरफ है, जब ये ओ की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा और ये जो कंप्रेशन है ये आगे की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हमारे पास साउंड वेव्स है वो कौन सी वेव्स रखती हैं, कौन सी नेचर रखती हैं, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर रखती हैं वो। तो इस लिहाज से जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल यहाँ पर है वो हमारे पास कौन सी है, ऑप्शन ए है, साउंड वेव्स। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर, यानी यहाँ पर वो ये कहता है कि जो साउंड ट्रैवल करता है जिस जगह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सोर्स से जहाँ से वो आवाज़ जो है वो पैदा की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, तो आपके कानों तक जो है वो कैसे पहुँचती है। तो वो किस तरह से पहुँचती है, तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल आपको दी है कि कोई भी चीज़ जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है वो हमेशा वाइब्रेट करती है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी हो, तो जो वो वाइब्रेट करेगी तो उससे वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। उसके साथ जो एडजेसेंट एयर की जो लेयर्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करेंगे, साथ साथ वाइब्रेट करेंगे और उस वेव्स को जो है वो जो आगे की तरफ जो है वो प्रोपेगेट करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सोर्स से हमारे कानों तक, वो किस तरह से पहुंचता है, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। तो वो एयर के प्रेशर या जो एयर की जो लेयर्स हैं उनके प्रेशर की वजह से जो है वो जो उनके अंदर चेंज आता है उस वजह से जो है वो साउंड हम तक जो है वो पहुंच पाता है। तो ऑप्शन जो ए है इसको आप मार्क करेंगे जो कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड, तो यहाँ पर वो ये कहता है कि एनर्जी जो है वो साउंड की कौन सी फॉर्म है। बेसिकली अगर हम साउंड की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो बेसिकली जो साउंड है वो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के लिहाज से हमें देखना है कि कौन सी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी हमारे पास है मैकेनिकल, और ऑप्शन सी हमारे पास है थर्मल, और ऑप्शन डी हमारे पास है केमिकल। तो मैं आपको बताता चलूँ साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है जिसमें मोशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो किसी भी बॉडी की जो मोशन के लिहाज से जो उसमें एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की एक सब टाइप है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास साउंड जो एनर्जी है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट कहते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं खला नवर्द, यानी खलाबाज जो स्पेस वगैरह के अंदर जाते हैं। इन स्पेस स्पीड टू कम्युनिकेट स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक बिकॉज, यहाँ पर वो ये कहता है
कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक्स या रेडियो वेव्स का जो वो इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों? तो ऑप्शन ए है साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी स्लो इन स्पेस। ऑप्शन बी हमारे पास है साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट इन स्पेस। ऑप्शन सी हमारे पास है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। और ऑप्शन डी हमारे पास है साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस। तो इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ, ऑप्शन ए जैसे कि उसने कहा है कि जो हमारे पास साउंड वेव है उनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती हैं, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रैवल ही नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है कि वो ट्रैवल करती हैं, लेकिन वो उनकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो वही ऑप्शन ए के लिहाज से हम इसको देखेंगे, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी जैसे कि यहाँ पर है साउंड वेव है वेरी लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस, तो इसका भी यहाँ पर इसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी को जो है वो आपने मार्क करना है क्या, कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। तो ऑप्शन सी को जो है वो आपने मार्क करना है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। यहाँ पर वो ये कहता है कि जो लाउडनेस है हमारे पास साउंड की करैक्टरिस्टिक्स, वो किसके साथ ज़्यादा रिलेट करती है। तो इसके लिए हमारे पास जो बुक पेज नंबर 22 जहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो रिलेट करती है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी किसी भी चीज़ का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उसकी लाउडनेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। तो सादा अल्फाज में मैं इस तरह से बता सकता हूँ, एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसी भी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, तो ये उसकी मीन पोजीशन है और ये दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। तो यानी जिस तरीके से एक हमारे पास एक ड्रम है और उसके ऊपर अगर हम ज़ोरदार उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, फोर्सफुली अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं, बीट करते हैं, तो उसकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये रिलेट करता है एम्पलीट्यूड के लिहाज से। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन जो आपने मार्क करना है, लाउडनेस जो है वो क्लोजली रिलेट करती है, वो किसके साथ, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद 6 एमसीक्यूज हमारे पास है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ साउंड वेव लाइज बिटवीन। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन यानी जिसकी फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर यानी बिल्कुल ठीक है, यानी उसका कान जो है वो सही काम करता है, सुनने की एबिलिटी उसकी सही है, तो उसके लिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड की जिसको वो सुन सकता है, वो कितनी होगी। तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये बुक पेज हमारे पास 30 पर गिवन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी नॉर्मल पर्सन के लिए वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, या हम इसको 20 अगर किलो में अगर हम चेंज कर लें तो 20 किलो हर्ट्ज़ तक उसकी जो है वो रेंज होती है। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़, यानी 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक उसकी रेंज होगी। तो ऑप्शन बी को जो है वो आपने मार्क करना है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ इंक्रीज, यानी यहाँ पर वो कहता है कि जब किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज़। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है, यानी इस जो ये टर्म्स हमारे पास गिवन है उसके बाद ऑप्शन गिवन है, वन हमारे पास है वेवलेंथ, ऑप्शन बी हमारे पास है पीरियड, ऑप्शन सी हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है वो एम्पलीट्यूड है। तो अब इसके लिहाज से हमने देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़्रीक्वेंसी होती क्या है। फ़्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जो कि 1 सेकंड के अंदर होती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर एक बच्चा जो है वो 1 सेकंड के अंदर 2 सेब खा लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। इसी तरीके से एक बच्चा जो है वो 5 अगर खा लेता है सेब को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर वेव फॉर्म की फॉर्म में हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर मैंने एक इंटरवल के अंदर जो है वो ऑसिलेशंस ली हैं और इसकी ऑसिलेशंस जो है वो मान लेते हैं कि 3 ऑसिलेशंस जो है वो कंप्लीट हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर जिसकी ऑसिलेशन 3 कंप्लीट हुई हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हर्ट्ज़ है। तो इसी तरह से इतने इंटरवल के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड हम उतना ही रहना देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस जो वो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 हो चुकी हैं इसके नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस।
तो अब हुआ क्या है, इसके अंदर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक तो उसकी जो वेवलेंथ है उसकी जो वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वेवलेंथ हमारे पास दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको जो है वो वेवलेंथ कहा जाता है। तो एक तो उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको यानी उसका टाइम पीरियड यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के लिए, मान लेते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहीं उसकी मेन पोजीशन तक आने के लिए जो उसका टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो टाइम पीरियड जो है उसके लिए ज़्यादा लग रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, जबकि यहाँ पर जो है वो टाइम उसके लिए क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब एक तो जो है वो हमारे पास उसका जो एक तो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा उसकी क्या चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, वेवलेंथ। तो यानी ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, एक तो टाइम पीरियड और दूसरा उसकी वेवलेंथ। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए तो उसमें से क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी, एक तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी यानी ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 यानी उसका टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इस लिहाज से जो गिवन ऑप्शन हमारे पास हैं उनमें से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, 1 एंड 2 यानी वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। इसको आप मार्क करेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।